गुड इवनिंग। तो आज हम लोग की दूसरी क्लास है ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के कॉमर्स से रिलेटेड जो पेपर 2 का क्लास है। ऐसे तो पहला क्लास में मैंने बेसिक्स किया था, पर यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे का रिकैप करते चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो डबल एंट्री बुक कौन पब्लिश किया है। सबसे पहले तो ल्यूका पेसियोली पब्लिश किया गया है, जिसे फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो कब हुआ ये पब्लिश? 1494 में। ठीक है। अब गोल्डन रूल क्या होता है? तो गोल्डन रूल में हम लोग रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट पढ़ते हैं। रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? जैसे एसेट्स रियल अकाउंट्स में आता है। पर्सनल अकाउंट्स में किसी का नाम से रिलेटेड, जैसे कि राम, सीता, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए राहुल, ये अकाउंट्स खुलता है। और नॉमिनल्स अकाउंट्स में जो भी हमारा 1 ईयर के अंदर में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उसमें नॉमिनल अकाउंट खुलता है। अब उसका ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? तो रियल अकाउंट्स में होता है कि डेबिट, जो भी चीज़ आया उसे डेबिट, जो भी चीज़ गया उसे क्रेडिट। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, अगर मान लीजिए आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो जो चीज़ आया उसे डेबिट कीजिए। जैसे मशीन परचेज किए आप तो मशीन आएगा और पैसा जाएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। वैसे ही पर्सनल अकाउंट्स अगर होगा तो डेबिट द रिसीवर, जो भी चीज़ अगर आप ग्रहण करेंगे, अगर आप ले रहे हैं तो आप रिसीवर कहलाएंगे, और जो दे रहा है वो क्रेडिट कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब डेबिट में वही सब शो करेंगे जो एक्सपेंसेस एंड लॉस है, और क्रेडिट एंड इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट में शो किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग किए थे पहले भी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ये आपको याद कैसे करना है? तो यहाँ पे आप जैसे वोवेल में पढ़ते होंगे A E I O U, तो A E का लेना है तो जैसे एसेट्स है और E से एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों जो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट में जाएगा दोनों, और बाकी सब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। मतलब दो चीज़ बस याद रखिए, ए से एसेट्स और ई से एक्सपेंसेस याद रखिए बस, और कुछ नहीं आपको याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा याद। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। तो आप समझ ही गए होंगे कि एसेट्स याद करना है और एक्सपेंसेस याद करना है। इंक्रीज अगर एसेट्स होगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस माफ कीजिएगा तबीयत खराब है। एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, एक्सपेंसेस इंक्रीज करना है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, बाकी सब ट्रांजैक्शन अलग अलग होगा। जैसे एसेट्स इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। मतलब मेरे हिसाब से अगर लाइबिलिटी देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इसे आप याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? तो कैपिटल बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, तबीयत थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्या समझते हैं आप? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ऑल्सो नोन एज कैपेक्स, एंड कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स परचेस ऑफ आइटम्स। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पर जानते हैं, जो हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो इसमें आप मशीन, लैंड, प्लांट एंड बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, बिजनेस व्हीकल, सॉफ्टवेयर, इनटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट और लाइसेंस, ये सब हमारे लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। मतलब हमारा 1 साल से ज़्यादा ये सब चलेगा।
और यहाँ पे इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, तो अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं और पैसा पे करते हैं तो फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब वहीं पे ये देखिए आपका हिंदी में भी यहाँ पूंजीगत व्यय दिया गया है। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा कंपनी की दक्षता या क्षमता में सुधार के लिए दीर्घकालिक संपत्ति की खरीद, सुधार या रखरखाव के लिए किया जाता है। कैपेक्स या पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। पूंजीगत व्यय में एक नए उपकरण, मशीनरी, भूमि, संयंत्र, भवन या गोदाम, फर्नीचर और फिक्सचर, व्यावसायिक वाहन, सॉफ्टवेयर या पेटेंट या लाइसेंस जैसी अमूर्त संपत्ति जैसे वस्तुओं की खरीद शामिल है। तो जो मैंने वहाँ पे समझाया आपको, यहीं पे थोड़ा सा कठिन हिंदी में लिखा गया है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होता है जिसे 1 ईयर के अंदर में देखा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मीट द ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड दस आर एसेंशियली द सेम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि जो भी एक साल के अंदर में एक्सपेंसेस हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जिसमें एग्जांपल के तौर पर रिपेयर कॉस्ट ले सकते हैं, मेंटेनेंस हो रहा है, चार्जेस लग रहा है कोई चीज़ का जैसे, और कोई भी कॉस्ट, छोटा छोटा कॉस्ट जो भी एक साल के अंदर हो रहा है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग का जो भी आपका जो भी मतलब एक साल के अंदर नहीं, बल्कि ये आपका लॉन्ग टर्म चलता है। जैसे अगर मान लीजिए आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, आज खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट लॉन्ग टर्म तक आपका वस्तु को लोग जानेगा। आज अगर मान लीजिए बजाज मोटरसाइकिल एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो कितना दिन तक सैंक्शन किया है वो आदमी उतना दिन तक वहाँ देखेगा, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा इसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस अगर करेंगे हम लोग, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा और कैश जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हम लोग का गया तो क्रेडिट कैश होगा। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको समझाया, एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब कैपिटल इनकम किसे कहते हैं, तो कैपिटल इनकम उसी को कहते हैं जो हम लोग कैपिटल बेच के प्राप्त करते हैं। कैपिटल जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे कि एक मशीन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, 55,000 का मशीन हम लोग परचेज किए हैं अगर मान लीजिए, और सोल्ड कर रहे हैं उसे 70,000 में, तो 15,000 रुपये का वो कैपिटल इनकम है। ठीक है, मतलब कैपिटल बेच के अगर इनकम हो रहा है तो वो कैपिटल इनकम के अंदर आएगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप लोग याद रखिएगा, ये फ्यूचर पीरियड के लिए है। ठीक है, द सर्टेन एक्सपेंडिचर विच प्राइमरीली ऑफ रेवेन्यू नेचर but the benefit from which is not consumed or exhausted in the year in which expenditure incurred. बेनिफिट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल का अगर अकाउंटिंग पीरियड आप रख रहे हैं तो उसके आगे भी ये एक्सपेंडिचर काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल इनकम हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए रेवेन्यू इनकम किसे कहते हैं, तो रेवेन्यू इनकम क्या है, ये इनकम ऐसा इनकम है जो किसी वह आय जो किसी फर्म के नियमित व्यावसायिक लेन देन के दौरान अर्जित की जाती है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर हुआ लाभ। मतलब एक अंतराल के बीच में रेवेन्यू इनकम होता है, और रेवेन्यू लॉस भी एक अंतराल के बीच में होता है, जैसे मान लीजिए 23-24 एक साल के अंदर का ये बात है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स किसे कहते हैं, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब कि बार बार नहीं होता है ये। एन अमाउंट रिसीव्ड in the form of capital from the owner and as loan from outsider is known as capital receipt. Besides पता नहीं अभी कुछ ज़्यादा ही वायरल चला हुआ है फीवर, तो
उससे थोड़ा सा खांसी बढ़ गया है। वैसे आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिएगा, और अभी ठंडा आने वाला है तो अपना गरम गरम कपड़ा निकाल लीजिएगा ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। और एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम भी अच्छे से दीजिएगा आप लोग। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मतलब कि प्रॉब्लम ज़िंदगी से रिलेटेड तो पता नहीं, पर आप अगर कॉमर्स से रिलेटेड पूछिएगा तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए, कैपिटल रिसिप्ट्स किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया नॉन रिकरिंग नेचर होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर तौर पर दिया जाता है। तो जैसे कैश रिसीव्ड्स बाय सेलिंग शेयर्स, अगर बिजनेस में शेयर्स अगर सेल हो रहा है तो वो बार बार नहीं होगा, बहुत कम समय में होगा। डिवेंचर भी अगर बेचा जा रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट है। परमानेंट एसेट्स बेचा जा रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएगा। इट इज ट्रीटेड एज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंड शोन इन लाइबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। तो ये कहाँ पे शो होता है कैपिटल रिसिप्ट? ये लाइबिलिटी साइड्स में शो होता है बैलेंस शीट्स के। अब देखिए, रिलेटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स क्या क्या है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर एज कैपिटल, ओनर के तौर पर जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो कैपिटल रिसिप्ट है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स एंड शेयर, शेयर बेचकर लोन रिसीव्ड हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट है। सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, सो ओल्ड एसेट्स को बेच दिया गया तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर है। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब ये बार बार नहीं होगा। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि नॉन रेकरिंग नेचर का कौन है तो कैपिटल रिसिप्ट है। आगे चलते हैं। अब देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? तो मालिक से पूंजी के रूप में और बाहरी लोगों से ऋण के रूप में प्राप्त राशि को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। इसके अलावा शेयर, डिवेंचर और स्थायी संपत्ति बेचने से प्राप्त नकदी भी पूंजीगत प्राप्ति है, गैर आवर्ती प्रकार की रसीद है। इसे व्यवसाय के दायित्व के रूप में माना जाता है और बैलेंस शीट्स के देनदारियों के पक्ष में दिखाया जाता है। तो ये यहीं का हिंदी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रीड किया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल हो गया, और रेवेन्यू रिसिप्ट देखिए ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस के बीच में होता है। इट इज अमाउंट विच रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल के क्रेडिट साइड में स्टोर किया जाता है। इट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इट इज रेगुलर टाइप ऑफ इनकम, ये रेगुलर होते रहता है। इट इज शोन एज द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ पे शो होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ पे शो करेगा? तो क्रेडिट साइड्स और पीएनएल अकाउंट्स में शो करेगा। अब देखिए, आइटम रिलेटेड टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है। जैसे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर मान लीजिए कोई वस्तु और सेवा का बिक्री हुआ तो वो कहाँ पे शो करेगा? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स पीएनएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में शो करेगा। अमाउंट रिसीव्ड वे ऑफ डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कहाँ पे शो करेगा? तो पीएनएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। अमाउंट रिसीव्ड्स एंड सेल्स एंड वाटर, वेस्ट, पेपर एंड पैकेजिंग एंड स्क्रैप भी ये कहाँ पे शो करेगा? तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये सब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पे 2-3 वर्ड ही आपको याद रखना है। जैसे डेप्रिसिएशन तो इजी वर्ड है, ये कहाँ पे खर्चा होता है, मतलब जो भी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो डेप्रिसिएशन कैसे कहाँ पे लगता है? तो ये आपका मशीन में लगता है, इक्विपमेंट में लगता है। जो भी मशीन, अगर मान लीजिए आप आज स्कूटर या फिर बाइक खरीदने जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए का अगर आप बाइक खरीदें, अगर 1 महीना आप यूज कर लिए उसे तो आप समझ के चलिए कि आप 1 लाख रुपए में आप नहीं बेच सकते उसे, क्योंकि वो अब चल चुका है, उसका कुछ ना कुछ यूज हो चुका है तो वो घट जाएगा। तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन वहीं पे अब डिप्लीशन किसे कहते हैं? जैसे नेचुरल रिसोर्स और एसेट्स निकल रहा है डेली डेली, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोयला अगर कोई भी खादान से निकल रहा है तो उसे डिप्लीशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ से घट रहा है वो प्रोडक्ट। एमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं? तो इंटेंजिबल एसेट्स में एमोर्टाइजेशन लगता है, तो ये पेटेंट के तौर पर घटता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। वहीं ऑब्सोलेंस किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी चार्जेस होता है। जैसे आप मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर 5G और 4G मोबाइल, अगर 5G मोबाइल आने पे 4G मोबाइल का दाम घट गया तो ये ऑब्सोलेंस में आता है।
और डिलेपिडेशन किस में आता है, तो ये बस बिल्डिंग में यूज होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बिल्डिंग अगर मान लीजिए आप रेंट पर दिए हैं और उसका अगर वहाँ पे मान लीजिए आदमी यूज कर रहा है तो वो डिलेपिडेशन में आएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिप्रिसिएशन तो मैंने आपको बता दिया कि मशीन और व्हीकल्स में खर्चा होता है, तो डिप्रिसिएशन हो गया। डिलेपिडेशन बिल्डिंग किराए के तौर पर अगर आप मान लीजिए दिए हैं बिल्डिंग, तो वहाँ पे होता है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, तो रेवेन्यू लॉस है, रेकरिंग नेचर का ये डिप्रिसिएशन होता है। और आपसे अनुरोध है कि आप इसे याद करते चलें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हिंदी दिया है, मूल्य ह्रास, ह्रास, परिशोधन, अप्रचलन और जर्जरता। मेरे ख्याल से इसी का हिंदी है। ठीक है, आप देख लीजिए, पढ़ भी सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विच आर कन्वर्ज्ड विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो क्या फुल फॉर्म है IFRS का? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मैंने आपको पहले भी क्लास में बोला हुआ है कि आप एक पेज बनाइए, उसमें सिर्फ फुल फॉर्म के लिए बनाइए। तो IFRS आप लिखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। These accounting standards are formulated by Accounting Standard Board of Institute of Chartered Accountants of India. ठीक है, The Ministry of Corporate Affairs by way of notification dated February 16, 2015 notified the companies India's AS rule 2015 effective 1st of April 2015 in pursuance of the provisions of section 133 read the section 469 of the Companies Act 2013। तो यहाँ पे वही समझाया गया है कि कब कब इंडियन स्टैंडर्ड्स बना है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने 16 फरवरी 2025 को अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 के प्रावधान के अनुसरण में 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी कंपनी नियम 2015 को अधिसूचित किया है। 2013 और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210A मतलब क्लॉज 1 में कार्यान्वयन के लिए रोडमैप प्रदान करती है, जो लेखांकन अवधि 2016-17 से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से इंड AS के कार्यान्वयन को निर्धारित करती है। तो 1956 का कब? 210A में, और सेक्शन 469 सेक्शन 133 में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डेली हम लोग कुछ ना कुछ बढ़ते चलेंगे, और जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अगर आप, तो कृपया करके मैसेज जरूर कीजिए। जब तक आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, जब भी पहुंच रहा है तब आप देख के बताइए ज़रूर। और आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि डेली आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो ये तो कॉमर्स से रिलेटेड है। वैसे पेपर 1 भी जेट का जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।